सामान्यतः जीवन में अपन ने देखा है कि लोग ईश्वर का महिमा मंडन करते हैं कि ईश्वर महान है और शैतान की बुराई करते हैं। लेकिन खलील जिब्रान की ये स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें शैतान का महिमा मंडन किया गया है और शैतान को उतना ही महान बताया गया है, उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना कि ईश्वर को बताया गया है। तो ये देखने देखने का नजरिया है। इसलिए खलील जिब्रान हट के बात करता है, थोड़ा सामान्य परंपरागत रूप से हम लोग जो बातें करते हैं उसका थोड़ा कि उसकी विरोधी बात भी उतनी ही सत्य है। तो इसलिए उनका एक कथन भी है कि दुनिया में प्रत्येक कथन का विपरीत कथन भी उतना ही सत्य है जितना कि पहला वाला कथन सत्य है। समझ में आई बात? हर एक जितने भी आदर्श वाक्य हैं, तुम जो आदर्श वाक्य पढ़ते हो, ठीक है, उन आदर्श वाक्यों का जस्ट विपरीत जो वाक्य होता है, उल्टा, चोरी करना पाप है, एक आदर्श वाक्य है। इसका विपरीत वाक्य क्या होगा? चोरी करना पुण्य है। ये भी उतना ही सत्य है जितना कि चोरी करना पाप है। तो दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और इसलिए हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो हमारी बुद्धि के हिसाब से बहुत सीमित निष्कर्ष है। इसलिए अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अंतिम सत्य क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है। सब अपनी अपनी सीमित बुद्धि से जितने तुक्के लगा सकते हैं उतने तुक्के लगा रहे हैं। ठीक है, तो हर जो सत्य होता है वो एक देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ही सत्य होता है। देश काल और परिस्थिति बदलते ही वो सत्य सत्य रहे ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये सब्जेक्टिविटी है। इस कानून, सरकार हमेशा कानून अच्छी नीयत से बनाती है, अब उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलो देखें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हिंदी में कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। नाम से ही क्लियर है, पूंजी पर्याप्तता। पूंजी क्या होनी चाहिए? पर्याप्त। ओछी पूंजी धन को खा जाती है, ऐसा कुछ कहावत है ना? हाँ? नहीं सुनी तुमने कभी? कम पूंजी बिजनेस को, व्यापार को खा जाती है। कम पूंजी व्यापार को, एक व्यक्ति के पास जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ के जो थे वो सारे बिजनेस में लगा दिए। अब बीच में छोटा सा भी घाटा आया तो, और घाटे को भरने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है, सारे पैसे उसने लगा दिए। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस करेगा या डर डर के करेगा? और फिर छोटा सा घाटा आ गया तो उसको वो वहन नहीं कर पाएगा। और एक आदमी के पास 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ में से उसने 100 करोड़ लगा के कोई बिजनेस शुरू किया, तो उसमें बीच में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसका सामना आसानी से कर लेगा, ये तो पता है। अरे ऐसा क्या दार्शनिक हो, तेरे कहाँ खोए हुए हो? ध्यान यहाँ है? हाँ, तो पूंजी कैसी होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। बोलो देखें, पूंजी पर्याप्त। स्मॉल बैंक शुरू करना है तो कितने रुपए होने चाहिए? 200 करोड़। पेमेंट बैंक शुरू करना और यूनिवर्सल बैंक शुरू करना है तो अभी आज के पेपर में न्यूज है कि एयू जो स्मॉल बैंक है ये यूनिवर्सल बैंक बन गया। क्या बन गया? आरबीआई ने अब इसको जो है वो स्मॉल बैंक से पूरा जो है वो बैंक का सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये सब तरह की एक्टिविटी कर सकता है। अब इसको जो है कि भाई 50% लोन, स्मॉल लोन ही देने हैं, ये बाध्यता नहीं है। और अब इसको 75% पीएसएल को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ओके, तो पूंजी पर्याप्त होनी चाहिए, बैंक के पास भी पूंजी पर्याप्त होनी चाहिए। बोलो देखें, तो बैंक के पास दो तरह के रुपए होते हैं। पूंजी तो होती है यानी बैंक की खुद के पैसे, बैंक के, तो कहलाती है पूंजी। और लोग जो जमा कराते हैं वो कहलाती है लाइबिलिटीज। क्या कहलाती है? देयताएं कहलाती है। तो कस्टमर के पैसे तो हैं लाइबिलिटीज और बैंक के खुद के पैसे हैं पूंजी। तो बैंक जो भी लोन देती है, ऋण देती है, रिस्क वाले जो ऋण देती है, रिस्क वाले ऋण का एक निश्चित प्रतिशत तक खुद की पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, अब बैंक की दो तरह की एसेट्स होती है, एक सिक्योर एसेट्स, एक रिस्की एसेट्स। सीआरआर में पड़े हैं ये बैंक के पैसे हैं, ये एसेट है, इसमें रिस्क है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि किसके पास पड़े हैं? आरबीआई के पास। एसएलआर में गवर्नमेंट को दे रखे हैं उधार, सुरक्षित है या नहीं है?
सुरक्षित है, सरकार कहीं पैसे खा के नहीं जाएगी। आपको और मुझे इस बैंक ने लोन दिया है, रिस्क ही रिस्क है। विजय माल्या को दिए हैं, पूरा ही रिस्क है। ठीक है, तो इनको कहते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। कैसी असेट्स? और ये कैसे असेट्स हैं? सिक्योर असेट्स। तो रिस्क वाले जो असेट्स होते हैं उसके लगभग 10% तक बैंक का खुद का पैसा होना चाहिए, क्योंकि रिस्क वाले 1000 करोड़ दिए हैं तो सारे के सारे तो डूबेंगे नहीं। लगभग कितने परसेंट डूब सकते हैं? 5-10% डूब भी सकते हैं। कितने डूब सकते हैं? 100 लोन दिए तो 100 के 100 लोग खा के थोड़ी बैठ जाएंगे। 5-7-8-10 लोग ज्यादा से ज्यादा खाएंगे पैसे। तो अगर 5-7% डूब भी जाए तो बैंक घाटे में नहीं जाना चाहिए और जमाकर्ताओं का पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी लोन डूबते हैं उनको बर्दाश्त करने की क्षमता बैंक के पास होनी चाहिए, और इसका मतलब बैंक का खुद का पैसा होना चाहिए। समझ गए? तो रिस्क वाले जो लोन देता है बैंक, उसके एक सर्टेन परसेंटेज तक खुद की कैपिटल होनी चाहिए, ताकि उस रिस्क वाले लोन में से कुछ 8-10% डूब भी जाए तो जमाकर्ताओं का पैसा ना डूबे। वो किसका पैसा? उस घाटे को बैंक बर्दाश्त कर सकता है, खुद के पास अगर खूब स्ट्रॉन्ग कैपिटल है तो। इसलिए एक सर्टेन परसेंटेज, रिस्क वाले लोन जितने भी दिए जा रहे हैं उसके एक सर्टेन परसेंटेज तक बैंक को अपनी कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और अगर आपके पास खुद की कैपिटल ज्यादा नहीं है, जैसे 10% जो है बैंक की कैपिटल होनी चाहिए, तो अगर 100 करोड़ के लोन दिए हैं तो बैंक के खुद के रुपए कितने होने चाहिए? बोलो। 10 करोड़। 1000 करोड़ के लोन अगर रिस्क वाले दिए तो बैंक को 100 करोड़ होने चाहिए। 10,000 करोड़ अगर दिए हैं तो 1000 करोड़ बैंक का खुद का पैसा होना चाहिए। और अगर 1000 करोड़ ही है किसी बैंक के पास और लेकिन जमा करताओं के 20,000 करोड़ आगे बैंक के पास, तो बैंक को क्या करना चाहिए? ज्यादा तो नहीं दे सकता, 10 गुना दे सकता है। कितने गुना दे सकता है? 10% होना चाहिए, मतलब 1,000 है, 1000 करोड़ है तो कितने दे सकता है रिस्क वाले? 10,000 करोड़। अब 1000 करोड़ ही है बैंक के पास और ज्यादा आगे बैंक के पास पैसे, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। इसको उधार दो, रिस्क वाले लोन ज्यादा नहीं दो। रिस्क वाले ज्यादा खेल खेलना है तो खुद का पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा। आगे समझ में? आप जोर से बोलो। आ गया? तो रिस्क वाले जितने भी लोन देते हैं उसके एक सर्टेन परसेंटेज तक बैंक के खुद की कैपिटल होनी चाहिए। तो बोलो देखें, रिस्क वाले जितने भी लोन दिए जाते हैं उसके एक सर्टेन परसेंटेज तक बैंक की खुद की कैपिटल होनी चाहिए, और ज्यादा कैपिटल नहीं है तो रिस्क वाले लोन कम दो। और कैसे लोन दो? सिक्योर लोन दो। सिक्योर लोन कौन से होते हैं? SLR। CRR लोन नहीं है, CRR में ब्याज नहीं मिलता, SLR में ब्याज मिलता है, कम मिलता है। आपको और मुझे जो बैंक लोन देता है उसमें ज्यादा, लेकिन इसमें रिस्क है। जहां रिस्क है तो इस, ठीक है, रिस्क नहीं है तो नहीं है तो कमाई भी नहीं ज्यादा। रिस्क जोखिम ज्यादा होगा तो कमाई भी ज्यादा होगी, जोखिम कम है तो कमाई भी कम होगी। आगे इतनी सी बात है बस। ठीक है, इसे कहते हैं CAR। अब CAR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बैंक की कैपिटल और रिस्की असेट्स इनटू रिस्क वेटेड असेट्स इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बैंक की कैपिटल कितनी है, रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी है, और 100 इंटू कर दो तो जो आएगा वो है रिस्क CAR, कैपिटल एडिक्वेसी। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है वो बेसल मानकों से अपना लिया गया है। कहां से लिया गया? बेसल स्टैंडर्ड। बोलो देखें। और बेसल स्टैंडर्ड्स जारी किए जाते हैं BIS के द्वारा। किसके द्वारा? BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से। और इस बैंक का हेडक्वार्टर है बेसल में, और बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ठीक है, बेसल जो है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। मैं गया हुआ हूँ वहाँ। मैं जा तो रहा था ज्यूरिख से, जुग की तरफ उधर कहीं जा रहा था, तो जितने बीच में दिखा बेसल इतने किलोमीटर, तो बेसल कोई 20 किलोमीटर ही था। तो मैं पढ़ाता तो था ही, तो फिर मुझे लगा ये तो देखना पड़ेगा। फिर मैं बेसल गया और BIA, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उस बिल्डिंग के हाथ भी देख के आया। मैं कहा मैं कहा बच्चों को अगली बार कहूंगा कि मैं बेसल गया था और उस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के मैं क्या देके आया हूँ, हाथ देके आया हूँ।
ठीक है। और चूंकि इसका हेडक्वार्टर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का कहां पे है, बेसल में, इसलिए ये जो स्टैंडर्ड्स जारी करती है उन स्टैंडर्ड्स मानकों को कहते हैं बेसल मानक, तो शहर के नाम से। ये जो बीआईएस है ये स्थापित हुई थी 1930 में। कब स्थापित हुई थी? 1930 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, सभी देशों के अंदर, पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, और इसके लिए ये रिसर्च करवाती है। अच्छे अर्थशास्त्रियों को ऐसे तरीके बताओ जिससे बैंक्स और मजबूत बने, स्ट्रांग बने, बैंक्स डूबे नहीं और बैंक और ज्यादा प्रोग्रेस करे। इस तरह का रिसर्च करवाती है, और रिसर्च करवाने के बाद कुछ मानक जारी करती है कि बैंकों को ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, इन इन नियमों का पालन करना चाहिए। वो जो मानक जारी करती है उनको कहते हैं बेसल मानक, बेसल स्टैंडर्ड्स, क्या कहते हैं। और अभी तक इसने 3 बार जारी किए, 1988 में बेसल फर्स्ट, फिर 2004 में बेसल सेकंड, और फिर 2010 में बेसल थर्ड। तो कितनी बार बेसल स्टैंडर्ड जारी किए? बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड और बेसल थर्ड। पहले कब जारी किए? 1988 में। दूसरे 2000, आपके जन्म के आसपास, आपके जन्म से तो 2 साल पहले, बाद में। ये बूढ़े कौन है इतने? अच्छा, तो ये 2004 और 2010, ठीक है, 2010 में। अभी कौन से बेसल मानक लागू किए जा रहे हैं? बेसल थर्ड लागू किए जा रहे हैं। ये आरबीआई ने भारतीय बैंकों को कहा था कि ये आपको 2020 तक बेसल थर्ड मानकों को लागू करवाना है। कब तक लागू करवाना है? 2020। लेकिन कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया और बैंकों की हालत खराब होने लगी, इसलिए कहा कि अर्थव्यवस्था दब जाएगी। फिर क्या है कि अब बेसल मानकों को स्ट्रिक्टली लागू करोगे तो बैंकों की मजबूरी हो जाती है कि जितनी कैपिटल है उससे 10 गुना ही ज्यादा रिस्क वाले लोन दे सकते हैं। फिर नहीं तो बाकी के लोन कैसे देने पड़े, किसको, कहाँ देने पड़ेंगे? सरकार को। तो मार्केट में लोन कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो मंदी आ जाएगी। इसलिए आरबीआई को डर लगा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और ये बेसल मानक और ज्यादा जबरदस्ती लागू करवा दिए तो भारत में मंदी आ सकती है, इसलिए वापस रिलैक्सेशन दे दिया। आरबीआई ने क्या कर दिया? बाकी बैंकों को कहा था कि आपको बेसल थर्ड मानक कब तक लागू करने? 2020 तक, लेकिन कोरोना की वजह से रिलैक्सेशन दे दिया। अब ये बेस जो बीआईएस है बना था 1930 में। कब बना था? आरबीआई इसकी सदस्य बनी है 1996 में। कब बनी है? अब इतना अच्छा संगठन है। अब इसकी जो सदस्य हैं, इसके सदस्य विभिन्न देशों की जो सेंट्रल बैंक है वो बीआईएस के सदस्य बनते हैं। बीआईएस के मेंबर कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक। आरबीआई जैसे भारत का आरबीआई है, इस तरह से विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक इसके सदस्य बनते हैं। और आरबीआई इसकी सदस्य कब बनी है? देख लो, इतनी समझदारी का काम करने में भी इतने सालों बाद अकल आई है, पहले बन जाते। बैंकिंग सेक्टर, इसका उद्देश्य क्या? बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट, प्रोग्रेस कैसे कर सकती है, तो फायदा ही होता है, एक दो नई बात सीखने को मिलती। तो बीआईएस कब बना? 1930 में। आरबीआई कब सदस्य बना? 1996 में। इसने बेसल मानक कितनी बार लागू किए? अब ये जो मानक जो जारी करती है वो इसके सदस्यों को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। आरबीआई के लिए ये बाइंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है। आरबीआई चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, स्वैच्छिक होते हैं, ठीक है। एडवाइज होती है कि ये हमारी तरफ से एडवाइज है, मानो तो भली बात, नहीं मानो तो भी भली बात, तुम जानो तुम्हारा कर्म जानो। लेकिन आरबीआई अगर मानती है और बैंकों पे लागू करवाती है तो बैंकों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बैंकों को आरबीआई की बात माननी पड़ेगी। बोलो, आरबीआई बीआईएस की बात माने या ना माने। रुपए जो है ना, ये आरबीआई के बच्चे हैं। कौन है? तो ये जो रुपए नोट है तुम्हारे, इनकी मम्मी कौन है? और जिस तरह से तुम्हारी मम्मियां तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम कहाँ हो, उनको पता है कि अभी तुम कोचिंग में हो, फिर तुम घर जाओगे, अभी जयपुर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। तो ये पेरेंट्स का एक दायित्व होता है कि वो बच्चों का ध्यान रखे कि वो इस समय कहाँ है। तो वैसे वैसे आरबीआई भी ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। और इसलिए वो टाइम टू टाइम हिसाब रखती है कि कितने मेरे बच्चे जो है लोगों के पास जेबों में और घरों में पड़े हैं, कितने मेरे बच्चे बैंकों के पास है, बैंकों के कौन सी डिमांड
जो डिपॉजिट्स होती है उसमें कितने बच्चे हैं, जो टाइम डिपॉजिट्स है उसमें कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे मेरे पास आरबीआई के खुद के पास जो है वो हैं। ये जो हिसाब रखा जाता है इसे कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, तो इसमें M1 इनको नाम दिए गए हैं, M1 M2, ये नाम है बस। M1 का मतलब M1 होता है। M1 का मतलब क्या होता है? फिर भी कुछ सर M1 क्या होता है? M1 होता है M1, और इसमें तीन चीजें हैं। जनता के पास कैश, ठीक है, बैंक्स के पास, बैंक्स के पास जो है वो डिमांड डिपॉजिट। कौन सी डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। बोलो, देखें, जनता के पास मांग जमा, और आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स। इन तीनों को मिला के M1 कहते हैं। तीनों को क्या कहते हैं? जनता के पास कैश कितना है, बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कितने रुपए जमा है, टाइम डिपॉजिट शामिल नहीं है, और आरबीआई की खुद अन्य जमा है। आरबीआई के पास एक जमा अभी तक आपको पता है, आरबीआई के पास कौन सी जमा होती है? जोर से बोलो। CRR। तो CRR को छोड़ के बाकी जो जमाएं होती है आरबीआई के पास, अन्य जमा का मतलब कौन सी जमा शामिल नहीं है? CRR। अन्य, अन्य किसके पैसे जमा होते हैं? भारत सरकार ने कुछ पैसे जमा करा रखे हैं, भारत सरकार का खाता होता है आरबीआई के अंदर, वहां पे जमा होते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के कुछ रुपए जो है वो इसके बाद जमा होते हैं। दूसरे देशों की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपन ने रशिया से तेल खरीदा और रशिया को रुपए में पेमेंट किया, तो रशिया की जो सेंट्रल बैंक है वो रुपयों को लेके क्या करेगी? अपने पास नहीं रखेगी, वो कहाँ जमा करवा के रखेगी? आरबीआई के पास, क्योंकि रुपए वापस चलेंगे कहाँ पे? इंडिया में ही। इसलिए लाने तो यही है, खर्च भी यही करने, इसलिए यही रखते हैं। तो दूसरे देशों की जो सेंट्रल बैंक्स है उनकी भी जमाएं होती है। तो भारत सरकार की जमा, दूसरे देशों की जो सेंट्रल बैंक्स होती है उनकी जमा, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास भी कुछ जो है वो ये रुपए होते हैं, इंडियन रुपए, तो वो कितने जमा है? तो वो जो जमाएं होती है इनको कहते हैं अन्य जमा। आरबीआई की अदर डिपॉजिट। समझ आ गया? जनता के पास कैश तुम्हारी जेब में पड़ा है, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, फोन पे करते हो, चलो ठीक है, अच्छी बात। तो ये तीन, ये सारे लूट लिया आपने, रखे कहाँ है हमारे? तो तीन चीजों को मिला के क्या कहते हैं? M1। M1 का और कोई मतलब नहीं है, इन तीनों को एक साथ लिखोगे तो इन तीनों को एक साथ नाम दिया गया है M1। क्लियर? फिर है M2। M2 में M1 मतलब ये तीनों चीजें, ये तीनों आ गई, प्लस जो डाकघर है की मांग जमा। डाकघर की कौन सी जमा? तो ये चार चीजें हो जाती है, तो चारों को मिला के क्या कहेंगे? M2। M2 में कितनी चीजें हैं? चार, क्योंकि M1 आ गया। M1 में कितनी है? तीन, तो ये तीन प्लस एक और जुड़ जाती है, तो इनको हमने नाम दिया M2। इनको क्या नाम दिया? फिर है M3। क्या है? M3 में M1 प्लस बैंक्स की कौन सी जमाएं? टाइम डिपॉजिट। बैंक्स की कौन सी जमाएं? ठीक है, तो M3 में कितनी चीजें हैं? चार। M2 में, M1 में, आगे समझ में? M1 में ये तीनों चीजें आ गई ऊपर वाली, तीन प्लस एक और चौथी चीज जुड़ गई, तो ये हो गया M3। फिर है M4। M4 का मतलब है M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं। दो तरह की जमाएं होती, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो M4 में कितनी चीजें आ गई? M4 में कितनी चीजें आई? पांच, पांच नहीं छह। डाकघर की दो जमाएं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, तो दो तो ये हो गई और चार ये थी। ठीक है, डाकघर की दो तरह की जमाएं होती हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम। M3 में कितनी चीजें? M3 में कितनी है? चार प्लस ये दो। डाकघर की दो तरह की जो जमाएं होती है, एक मांग जमा और एक अवधि जमा, या तो मैं अलग अलग लिखूं, डाकघर की मांग जमा प्लस डाकघर की अवधि जमा, या दोनों साथ चलेगा? सभी जमा में मांग जमा और ब्रैकेट में लिख दूं मांग जमा
प्लस अवधि जमा। अभी याद हो गए या नहीं हो गए? जनता के पास कितने रुपए हैं? फिर बैंकों के पास दो तरह की जमा होती, मांग जमा और अवधि जमा। और डाकघर के पास दो तरह की जमा होती है, मांग जमा और अवधि जमा। और जनता के पास कैश, आरबीआई के पास कैश। ठीक है, जनता के पास कितने हैं, आरबीआई के पास कितने हैं, बैंक्स के पास कितने हैं, डाकघर के पास कितने हैं। बैंक में अलग अलग मांग जमा कितनी है और अवधि जमा कितनी है। डाकघर के पास भी मांग जमा कितनी है और अवधि जमा कितनी है। टोटल कितनी चीजें हैं? 6। कितनी चीजें? जैसे जनता के पास कैश, पहली चीज। बैंक के पास मांग जमा, प्लस बैंक की नहीं, बैंक की एक तो मांग जमा हो गई और एक टाइम जमा। कैसी जमा? टाइम डिपॉजिट। डाकघर की मांग जमा और डाकघर की और आरबीआई की। कुल कितनी फैक्टर्स हैं ये? 6। 6 चीजें होती है। जनता के पास कितने हैं, आरबीआई के पास कितने हैं, बैंकों के पास मांग जमा कितनी है और टाइम डिपॉजिट कितना है, डाकघर के पास मांग जमा कितनी है और अवधि जमा कितनी है। 6 हो गए। M1 में इसमें मैं लिख देता हूं A B C D E और F। तो M1 में कौन कौन से आएंगे? A प्लस B प्लस F। M2 में A B F D। आगे समझ में? M3 में A B F प्लस C। और M4 में ये सब आ जाएगा, A B C D सबको मिला के जो है वो। अब तो आ गया समझ में? जोर से बोलो। बस तो अलग अलग है कि भाई M1 में 3 वो आएंगे, M2 में 4 आएंगे, M3 में भी ये 4 आएंगे और M4 में ये सब आ जाएंगे। फिर होता है M0। क्या होता है? M0 में 3 ही चीज आती है। जनता के पास कैश कितना है, आरबीआई के पास कैश कितना है और आरबीआई के पास अन्य जमा कितनी है। बोलो देखें। या इसको सिंपल कह दो कि पैसा कहीं पे भी है तो जितने भी आरबीआई नोट जारी किए ना वो M0 है। क्या है? M0। और आरबीआई नोट जारी किए या तो पब्लिक के पास है या बैंक्स के पास है या आरबीआई के पास है। तो कायदे से अपन ऐसा मानते हैं कि बैंक अपने पास रखते ही नहीं है, सारे पैसे कहाँ जमा करा देते हैं? आरबीआई के पास। कहा था मैंने, बैंक अपने पास शाम को क्लोजिंग के टाइम सारे पैसे कहाँ जमा करा देते हैं? आरबीआई खाते में। बोलेंगे खुद के पास कुछ भी नहीं रखते। तो पैसे कहाँ रहते हैं? या तो जनता के पास या आरबीआई के पास। आरबीआई के पास दो तरह की जमाएं होती है, एक तो बैंकों का CRR, दूसरा अन्य जमाएं। आरबीआई के पास कितने तरह की जमाएं हैं? 2, एक तो बैंक्स का और एक अन्य जमा। तो पैसा या तो पब्लिक के पास रहता है या आरबीआई के पास रहता है। बोलो देखें। पैसा या तो जो भी कैश है वो या तो पब्लिक के पास है या आरबीआई के पास, क्योंकि बैंक्स अपने पास कैश क्लोजिंग के बाद अपने पास कैश नहीं रखते, अपने सारा पैसा कहाँ जमा करा देते हैं? आरबीआई के पास, ताकि उनको क्या मिले? ये एक तो CRR मेंटेन हो जाए और एक्स्ट्रा हो तो ब्याज मिल जाए। ठीक है।